सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल स्टडी विद NCERT को और घंटा बटन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो पहले पहुंचे आपके पास। स्टडी विथ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था तो ऊपर आई पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि वो वीडियो देख लें ताकि कोई टॉपिक छूट ना जाए। मैंने उस वीडियो में बताया था कि सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, और एक क्वेश्चन पूछा था कि विच इज़ द स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ, कौन सा स्टार है जो सबसे नज़दीक है पृथ्वी के। कुछ लोगों ने आंसर दिया था कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी। देखिए, प्रॉक्सिमा सेंचुरी नज़दीक है पृथ्वी के, 4.5 लाइट ईयर लगते हैं वहाँ से आने में प्रकाश के। लेकिन सन भी तो स्टार है, इसलिए सन पहले होगा फिर प्रॉक्सिमा सेंचुरी, तो उसका आंसर होगा सन। उस वीडियो में हिंदी वाले छात्रों को थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि मैंने हिंदी का यूज़ कम किया था। जैसे कि प्लैनेट्स है तो मैंने उसका हिंदी ग्रह नहीं बताया था, प्लैनेट्स को प्लैनेट्स के ही रहने दिया था। देखिए, प्लैनेट्स अगर है टर्म तो उसे अगर इंग्लिश में ही आप समझ लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर उसका हिंदी भी समझते हैं तो भी ठीक है, लेकिन हर जगह जहाँ भी जाइएगा आगे आपको प्लैनेट्स ही मिलेंगे। चाहे कोई भी सवाल भी आएगा तो आपको हिंदी में भी रहेंगे तो इंग्लिश में भी रहेंगे, तो आप इंग्लिश वाले को सेक्शन को पढ़ के आप आंसर दे सकते हैं। वैसे इसमें हम कोशिश करेंगे कि सभी टर्म्स का हिंदी भी बताते चलें। अगर आप चाहें तो ये जो NCERT का बुक मेरे पास जो ये इंग्लिश का है, इसका हिंदी भी आता है, सेम होता है ऐसे ही। तो आप हिंदी का डाउनलोड कर लीजिए PDF, या हिंदी का बुक ले लें और उसमें आप पढ़ें, आसानी से समझ में आएगा। अब आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है द ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो देखिए, ग्लोब को पहले समझते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को बाद में हम लोग समझ लेंगे। तो ग्लोब होता क्या है? तो कहा जाता है कि ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। मतलब कि मॉडल का मतलब होता है नमूना। तो मतलब ये हो गया कि पृथ्वी का नमूना है ग्लोब। और यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि ग्लोब इज़ अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर ऑफ द अर्थ। मिनिएचर का मतलब होता है लघु रूप, मतलब छोटा रूप। तो जैसे अर्थ बड़ा है तो उसका मॉडल जो कि छोटा रूप ले लेंगे। जैसे कि देखिए, ये है, ये सेम अर्थ की तरह है, लेकिन इसके अर्थ बड़ा सा है, ये छोटा सा रूप ले लेंगे, तो उसी को ग्लोब कहते हैं। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल नहीं है, संतरे की आकार का है। कि जैसे कि संतरा ऊपर से थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, नीचे से थोड़ा सा दबा हुआ रहता है और बीच में चौड़ा रहता है, उसी तरह का आकार का पृथ्वी है। और ये रोटेट करता है और वो एक्सिस पे रोटेट करता है। अब आइए ग्लोब को समझते हैं। तो ग्लोब में ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसे नॉर्थ कहा जाता है, नीचे वाले को साउथ ले लिया जाता है। तो दाहिने वाला जो हो गया वो ईस्ट हो गया, और बाएं वाला जो हो गया वो वेस्ट हो गया। अब इसमें देखिए, नॉर्थ और साउथ दोनों में ये जो फिक्स्ड पॉइंट जिसे एक्सिस मैंने कहा वो होता है। तो नॉर्थ में जो होता है उसे पोल कहा जाता है, इसका नाम दे दिया गया है पोल। तो नॉर्थ में होने की वजह से मतलब ऊपर वाले को नॉर्थ पोल, नीचे वाले को साउथ पोल कहा जाता है। इस तरीके से ये दो फिक्स्ड पॉइंट, और यहाँ पे जो है एक्सिस दिख रहा है वो एक्चुअली ये मॉडल है, इसमें दिखाया गया है। अर्थ में ऐसा कुछ एक्सिस नहीं होता है, जो ये पार्ट दिख रहा है बस इतना ही ये अर्थ होता है। और ये इमेजनरी एक्सिस होता है। इमेजनरी कहने का मतलब ये हो गया कि जिसे सिर्फ मान लिया गया और वो उसी पे नाचता रहता है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि दो फिक्स्ड पॉइंट उसे घेर के रखे या पकड़ के रखा हो, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम को चला जाता है, और मैंने बताया था कि सूरज जो है फिक्स्ड रहता है, अर्थ जो है रोटेट करता है या रेवोल्यूशन करता है। सूरज अगर पूरब से निकल के पश्चिम में जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि इसके अपोजिट में अर्थ का मूवमेंट होगा। तो इसीलिए अर्थ का जो रोटेशन होता है वो पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। अब मान लीजिए आपके घर के लोकेशन को बताना है, तो आप ऐसे कह देते हैं कि उस स्कूल के पास मेरा घर है। लेकिन मान लीजिए कि वो स्कूल भी ना हो और इस धरती पे कुछ भी ना हो, तो वो तो धरती गोल है। अब वो उसका लोकेशन कैसे बताया जाएगा? तो वो आसान नहीं होगा। इसीलिए दुनिया के सभी साइंटिस्टों ने बैठकर और एक फार्मूला निकाला। उन्होंने क्या किया, अर्थ को बांटना शुरू किया। अब मान लीजिए कोई बड़ा सा पीस है, जगह है, और उसको 2 टुकड़े में बांट दिया जाए, तो कहा जाए कि इस टुकड़े में मेरा घर है, तो वो आसान हो जाता है। उसी तरीके से इस ग्लोब को आप देखिए, इसको 2 भाग में बांटा, बीच से एक इमेजिनरी लाइन लिया और चारों तरफ खींच दिया। इसे इमेजिनरी लाइन इसलिए कहा गया क्योंकि उसे धरती पे कोई खींचा नहीं,
उसे सिर्फ मान लिया गया कि चलिए एक लाइन यहाँ पे रहेगा, तो उससे जो है ऊपर वाला जो पार्ट्स है जिसे नॉर्थ कहा जाता है, तो उसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहा, और फिर उससे जो नीचे वाला पार्ट है उसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहा। इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अब धरती के दो पार्ट हो गए। तो अब इक्वेटर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एन इमेजनरी लाइन पासिंग थ्रू द मिडिल ऑफ द ग्लोब विच डिवाइड्स इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स इज नोन एज इक्वेटर। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर को आप ऐसे कह सकते हैं कि नॉर्थर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, या फिर साउथर्न हेमिस्फीयर को आप ऐसे कह सकते हैं कि द साउथर्न हाफ इज़ नोन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर। मान लीजिए ये अर्थ हो गया और बीच में एक लाइन खींच दिया गया जिसे इक्वेटर कहा गया। अब यहाँ से ये नॉर्थ पोल को अगर मिलाते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, और फिर जब यहाँ से एक एक डिग्री लेकर के और भी लाइंस ड्रॉन कर दिए गए जो कि पैरेलल थे इक्वेटर के। पैरेलल इसे कहा जाता है, जैसे कि रेलवे ट्रैक जो होता है पैरेलल होता है, वो दोनों जो है कभी नहीं मिलेंगे। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये इक्वेटर है और इसके पैरेलल और भी लाइन खींच दिए गए। इसमें मात्र में 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री का लाइन दिखाया है। लास्ट जो पॉइंट होता है नॉर्थ पोल पे वो 90 डिग्री का हो जाता है। तो ये इतना ही दिखाया है, लेकिन ये हर एक डिग्री पे लाइन खींच दिया गया, ठीक है। और इसी लाइन को क्या कहा गया? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल द इमेजनरी पैरेलल सर्किल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। सभी पैरेलल सर्किल्स जो कि इक्वेटर से शुरू है, कोई 0 डिग्री, 1 डिग्री, इस तरह करते करते 90 डिग्री तक पोल तक, उन सभी पैरेलल्स को क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, या उसे आप कह सकते हैं ओनली लैटिट्यूड्स। अब इन पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के दो टाइप हो जाएंगे आपको, नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड साउथ लैटिट्यूड्स। तो नॉर्थ लैटिट्यूड्स नाम से ही पता चलता है कि ऑल द पैरेलल्स north of the equator are called north latitudes and all the parallels south of the equator called south latitude। अब नॉर्थ लैटिट्यूड न लिख करके शॉर्ट में उसे सिर्फ कैपिटल N लिख दिया जाता है, और फिर साउथ लैटिट्यूड के जगह पे सिर्फ कैपिटल S लिख दिया जाता है। देखिए स्मॉल s या स्मॉल n नहीं लिखा जाएगा, कैपिटल S या कैपिटल N लिखा जाएगा। इन लाइन से अब ये आसान हो गया कि हर जगह का एक खास लैटिट्यूड्स हो गए। जैसे कि आप महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, वो 20 डिग्री लैटिट्यूड पे है, मतलब सेंटर, अर्थ का सेंटर ले लिया जाएगा जो कि इक्वेटर होगा, उससे 20 डिग्री ऊपर में है। और उसी तरह ब्राज़ील में होरिजोंटे नाम का जगह है जो कि 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है, मतलब कि अर्थ का इक्वेटर ले लिया जाएगा जो कि सेंटर होगा, और वहाँ से 20 डिग्री साउथ में चला जाएगा, तो वहाँ पे मिलेगा ब्राज़ील में एक जगह का नाम है होरिजोंटे, ठीक है। उसी तरीके से आपके जगह का भी एक खास लैटिट्यूड होता है। अब वो कैसे पता कर सकते हैं? तो उसका एक आसान तरीका है कि जैसे कि पोल स्टार आपके जगह से दिखता होगा रात को नॉर्थ साइड में, और वहाँ से अगर आप एंगल मिलाते हैं पोल स्टार के, जो भी एंगल बनेगा उतना ही डिग्री जो है आपके जगह का लैटिट्यूड होता है। और मैंने बताया है कि धरती जो है बीच में जो है चौड़ा है और ऊपर और नीचे थोड़ा सा दबा हुआ है, तो इसीलिए जैसे ही इक्वेटर पे हम लोग पहुँचेंगे तो इक्वेटर सबसे बड़ा हो जाएगा, और जो ही नॉर्थ की तरफ पहुँचेंगे तो वो छोटा होते जाएगा। तो उसी को कहा जाएगा कि लैटिट्यूड्स जो होते हैं, एक इक्वेटर का जो है वो सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, और जैसे ही नॉर्थ या साउथ की तरफ बढ़ेंगे लैटिट्यूड्स का साइज़ जो है छोटा होते चला जाएगा, और ये लैटिट्यूड्स जो हैं पूरी तरह से गोल होते हैं। अब इस तरह से अर्थ पे 180 लैटिट्यूड्स हो गए, इक्वेटर से ऊपर 90 और इक्वेटर से नीचे 90। अब 180 लैटिट्यूड्स में कुछ लैटिट्यूड्स को इम्पोर्टेंट मान लिया गया है, कुछ लैटिट्यूड्स को, जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्थ में ऊपर की तरफ बढ़ते हैं इक्वेटर से, तो इक्वेटर से ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये कहाँ हो गया? नॉर्थ में। अब अगर इक्वेटर से 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे, मतलब साउथ की तरफ, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उसे नाम दिया गया है जो कि लैटिट्यूड है। फिर अगर नॉर्थ की तरफ जाते हैं 66.5 डिग्री,
ठीक है, तो उसे आर्कटिक सर्किल नाम दे दिया गया है। फिर उसी तरीके से साउथ में अगर 66 डिग्री एंड हाफ जाते हैं तो उसे अंटार्कटिक सर्किल नाम दिया गया है। इसे अंटार्कटिक इसलिए क्योंकि नीचे अंटार्कटिका है, आप नाम सुने होंगे अंटार्कटिका का, तो इसलिए इसे अंटार्कटिक सर्किल कहा जाता है। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये जो अपना देश है भारत, इसके बीचों बीच से गुजरता है, इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है ये। और ये सभी लाइंस जो है इमेजनरी है, ये आप ध्यान रखिएगा, अर्थ पे कोई ऐसा लाइन खींचा नहीं गया है, सिर्फ इमेजनरी है ताकि पढ़ाई समझा जा सके और उसे लोकेट किया जा सके किसी जगह को। अब आप इन सभी का डिफिनेशन आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को डिफाइन करने को आपको कह दिया, तो आप कह सकते हैं कि द लैटिट्यूड इन द नॉर्थ विच इज़ 23.5 डिग्री इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का उसी तरह आप कह सकते हैं कि द लैटिट्यूड 23.5 डिग्री साउथ इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह आर्कटिक सर्किल का कह सकते हैं कि द लैटिट्यूड विच इज़ 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड आर्कटिक सर्किल। उसी तरह अंटार्कटिक सर्किल, द लैटिट्यूड विच इज़ 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड अंटार्कटिक सर्किल। इस दो फिगर को देखिए, एक पर लाइट जो है सीधा पड़ रहा है और एक पे थोड़ा तिरछा पड़ रहा है। तो देखिए लाइट जब सीधा पड़ेगा तो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा हीट रिसीव करेगा, और लाइट जब तिरछा पड़ेगा तो वो थोड़ा सा कम होगा, मतलब थोड़ा सा कम गर्मी होगा। इसी फार्मूला को यहाँ लगाइए। देखिए जो अर्थ है वो सूरज जो इसके ऊपर से जो गुजरता है वो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच से ही गुजरता है, कभी इधर कभी उधर, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्यों। लेकिन ये जो है इससे आगे या इससे पीछे नहीं जाता है। मतलब ये हुआ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच से ही सूरज हमेशा गुजरता है, कभी इधर कभी उधर। तो इस एरिया में जो है कभी ना कभी स्ट्रेट लाइट पहुंचता है। तो जैसे कि सूरज एक पैर खड़ा हो गया, सबसे ऊपर रहेगा और लाइट इस पे डायरेक्ट मारेगा, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस एरिया को क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन कहा जाता है। तो आप टॉरिड जोन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द एरिया ऑफ द अर्थ बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न विच रिसीव्स हाईएस्ट टेम्परेचर इज कॉल्ड टॉरिड जोन। उसके बाद देखिए ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये और आर्कटिक सर्किल है 66.5 डिग्री नॉर्थ पे, और इधर है 23.5 डिग्री साउथ पे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड अंटार्कटिक सर्किल है 66.5 डिग्री साउथ पे। ये जो दो एरिया है, इस एरिया से सन गुजरता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा तिरछी जो है इधर सनलाइट पहुंचता है, तो उतना ना गर्मी होता है ना उतना ठंडा भी नहीं होता है। तो इस कारण से इस दो एरिया में मॉडरेट हीट होता है। तो मॉडरेट को उसे टेम्परेट कहा जाता है, तो इसीलिए इसे टेम्परेट जोन कहा जाता है। अब जो जोन नॉर्थ में है उसे नॉर्थ टेम्परेट जोन, जो साउथ में है उसे साउथ टेम्परेट जोन। तो अब आप डिफाइन कर सकते हैं इसे कि द एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल एंड द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज़ नॉन एज साउथ टेम्परेट जोन ओनली कर दीजिएगा, और उसे भी दो भाग में साउथ टेम्परेट जोन, नॉर्थ टेम्परेट जोन को आप डिफाइन कर सकते हैं। और उसी तरीके से अब 66.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ पोल तक, और फिर 66 डिग्री साउथ से लेकर साउथ पोल तक, इन दोनों रीजन में कभी तो सन का लाइट कभी 6 महीना पड़ता है तो 6 महीना नहीं पड़ता है। ये इसलिए क्योंकि संतरे की तरह डाउन है उधर, तो उधर 6 महीना लाइट नहीं पहुंचता है, और तो इसीलिए और 6 महीना रात ही होता है और 6 महीना दिन होता है, ये आपने सुना ही होगा। और 6 महीना लाइट नहीं पहुंचने की वजह से वहाँ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ मिलता है, और वहाँ पे तो ये फ्रीज कहा जाता है। तो फ्रीज का मतलब आप समझ ही सकते हैं, तो फ्रीज जोन इसे कहा जाता है और इसे भी फ्रीज जोन कहा जाता है। आप इसे दो पार्ट कर सकते हैं, नॉर्थ फ्रीज जोन, साउथ फ्रीज जोन। तो इसको आप फ्रीज जोन को आप डिफाइन कर सकते हैं कि द एरिया बिटवीन आर्कटिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल एंड द एरिया बिटवीन अंटार्कटिक सर्किल एंड साउथ पोल इज़ नॉन एज फ्रीज जोन। इस तरीके से हीट जोन में डिवाइड किया गया है पूरे अर्थ को। अब मान लीजिए ये 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है और ये टोंगा
आइलैंड है पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, और एक मॉरिशस आइलैंड है जो कि इंडियन ओशियन में है, और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। दोनों का तो एक फिक्स्ड हो गया कि 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। तो अगर दोनों का लोकेशन बताना हो तो क्या हम बता सकते हैं? तो सिर्फ हम बता देंगे 20 डिग्री साउथ में है, कोई मॉरिशस पहुंच जाएगा, कोई टोंगा पहुंच जाएगा। तो इसके लिए एक और लाइन का ज़रूरत है। जैसे कि ये मान लीजिए ऊपर से एक लाइन हो गया जो कि स्पेशल है, मान लीजिए 5 डिग्री। तो ये अगर कट करता है तो हम ये बता देंगे कि टोंगा जो है 23 एंड 5 डिग्री लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे है, और फिर ये 23 एंड 10 डिग्री मान लीजिए हो गया। तो दोनों अगर लाइन कट करेगा वहाँ पे जो है एग्जैक्ट पोजीशन किसी भी जगह का मिल सकता है। इसीलिए अर्थ पे एक और तरह का लाइन खींचा गया जिसे कहा गया लॉन्गिट्यूड्स। अब ये लॉन्गिट्यूड्स जो है ऊपर से नॉर्थ लिया गया और नीचे से साउथ लिया गया और दोनों को मिलाते चला गया। तो ऊपर से नॉर्थ और साउथ जब मिलेगा तो एक सेमी सर्कल बनेगा। तो ये सेमी सर्कल्ड लाइन जो है चारों तरफ से खींचा गया अर्थ के। पहले हम लोगों ने देखा था नीचे से इस तरह से खींचा गया था, अब जो है ऊपर से खींचा जा रहा है। ये जो है डिफरेंस हो गया लॉन्गिट्यूड्स में एंड लैटिट्यूड्स में। लैटिट्यूड्स जो है सर्कल्ड होते हैं और ये सेमी सर्कल्ड होते हैं। तो आप मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इसे पूरा नाम कहा जाता है, ऐसे आप लॉन्गिट्यूड्स भी कर सकते हैं। तो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड को आप डिफाइन कर सकते हैं कि द सेमी सर्कल लाइन ड्रोन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इज कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। हमने देखा था कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स जो थे 180 थे, 180, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं ये 360 होते हैं, ठीक है। वो इसलिए 180 थे क्योंकि वो फुल सर्कल थे और ये आधा आधा है तो उसका डबल हो जाता है, 360 तक ये पहुंचता है, यानी 360 रेखाएं ये मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के होते हैं। अब मान लीजिए घड़ी में 2:10:15 हो रहे हैं, तो आप कह दीजिएगा 2 बज रहे हैं, तो इस तरीके से एक अनुमान मिल जाएगा कि 2 बज रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चलता है। उसी तरीके से अगर डिग्री में हम किसी जगह का लोकेशन बता देते हैं तो एग्जैक्ट नहीं पता चलता है, वो लगभग में पता चल जाता है। जैसे इसको भी मिनट्स एंड सेकेंड में बांटे गए हैं। तो डिग्री के बाद आता है मिनट जिसका साइन ऐसे होता है, और फिर उसके बाद सेकेंड भी आता है जिसका साइन ऐसे होता है, ठीक है। लोकेशन में ऐसे यूज़ किया जाता है। अब ज़रा फिर से इसको देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि हाफ डिग्री है, तो मैंने बताया कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं और फिर 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। तो ये हाफ डिग्री है, तो 1 डिग्री के बराबर 60 मिनट, तो हाफ डिग्री के बराबर हो गया आपका 30 मिनट। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे 23 डिग्री 30 मिनट्स। अब देखिए लॉन्गिट्यूड्स को तो खींच दिए गए कि 360 लॉन्गिट्यूड्स होंगे, लेकिन अब गिना कहाँ से जाएगा? अब मान लीजिए इंडिया से गिना जाएगा तो 1-2 यहाँ से शुरू होगा, और अमेरिका से गिना जाएगा तो वहाँ से फिर 360। तो इस तरीके से दिक्कत हो रहा था, तो साइंटिस्ट लोगों ने विचार किया। इंग्लैंड में ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है जिसका जगह का नाम है ग्रीनविच। तो कहा गया कि चलिए ये ऑब्जर्वेटरी है तो यहीं से काउंटिंग शुरू किया जाएगा। तो यहाँ से काउंटिंग शुरू हुआ, वहाँ 0 डिग्री रख दिया गया। तो जब वो 0 डिग्री रखा गया तो उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा आपका 360 मतलब होता है, तो उसका आधा हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो 0 डिग्री से अब जो है दाहिने साइड में मतलब ईस्ट वाले साइड में आपको हो गया 1 2 3 इस तरीके से गिनते चले जाइए। तो 0 से ईस्ट में हो गया और फिर 0 से वेस्ट में हो गया, ठीक है। और उस 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को नाम दे दिया गया प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और इस प्राइम मेरिडियन के अब जो भी एरिया ईस्ट में हो गए तो उसे क्या कहा जाएगा, ईस्टर्न हेमेस्फेयर, और फिर जो भी एरिया वेस्ट में हो गए उसे वेस्टर्न हेमेस्फेयर। अब आप प्राइम मेरिडियन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड चाहे द 0 डिग्री मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। उसके बाद द ईस्टर्न हेमिस्फीयर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द एरिया ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द एरिया वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज कॉल्ड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब आइए देखते हैं लॉन्गिट्यूड एंड टाइम कैसे रिलेट करते हैं। तो पहला तो टाइम निकालने का एक आसान तरीका है कि हम लोग सूरज चांद को देखकर समय पता करते हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूड से भी टाइम निकाला जा सकता है। अब देखिए पूरी धरती पे 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं और पृथ्वी जो है 1 रोटेशन 24 घंटे में कर लेती है, मतलब सूरज को एक बार सूरज नाच जाता है, समझ लीजिए। तो
तो मतलब कि 360 डिग्री जो हो गया उसे पार कर लेता है सूरज 24 घंटे में। आप उसे अगर 360 डिग्री को 24 घंटे से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा कि एक जो लॉन्गिट्यूड है उसे पार करने में सूरज को 4 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई भी प्लेस है जो ग्रीनविच मीन टाइम मान लीजिए वहाँ 12 बज रहा है और कोई प्लेस 15 डिग्री ईस्ट में है, तो ईस्ट की तरफ जो होता है टाइम प्लस हो जाता है, ध्यान रखिएगा, और वेस्ट की तरफ जो ही ग्रीनविच से बढ़ेगा टाइम माइनस हो जाता है। आप समझ सकते हैं क्योंकि सूरज ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता रहता है। तो इसलिए अगर मान लीजिए 15 डिग्री ईस्ट में कोई प्लेस है और ग्रीनविच में 12 बज रहा है, तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लगेंगे, तो 15 इंटू 4 कर दीजिए तो 60 मिनट्स हुए, मतलब 1 घंटा ज़्यादा हो रहा होगा। तो जैसे ही ग्रीनविच में मतलब कि इंग्लैंड में 12 बज रहे होंगे, उससे पहले जो 15 डिग्री पे है वो वहाँ 1 बज रहे होंगे। और मान लीजिए ग्रीनविच से वेस्ट में चले गए तो 1 घंटा घट जाएगा। ये तो ऐसे रिलेशन करके निकाला जाता है ग्रीनविच टाइम से। लेकिन एक साधारण सा तरीका है कि मान लीजिए कि कोई जगह है, वहाँ पे जब सूरज सबसे हाईएस्ट में रहेगा, मतलब कि पृथ्वी से सबसे दूरी पे रहेगा 12 बजे, मतलब कि दिन में नून के टाइम में, और वो खड़ा रहेगा सामने, उस समय घड़ी को 12 बजे सेट कर दिया जाएगा, तो वो जो है वहाँ का लोकल टाइम वो दिखाने लगता है। लेकिन किसी भी देश में लोकल टाइम इस तरीके से सेट नहीं किया जाता है। अब वो आइए समझते हैं क्यों। अब देख लीजिए, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये गुजरात है। अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की देखिए, गुजरात 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे दिख रहा है और ये अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि दोनों का बीच का डिफरेंस लगभग 29 है, जिसे आप मान सकते हैं 30 मान लिया जाए। हमने बताया कि एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में सूरज को 4 मिनट लगेंगे, तो अब 30 लॉन्गिट्यूड को पार करने में कितने मिनट लगेंगे? 2 घंटे, मतलब 3 चौके 12, 120 मिनट, जो कि 2 घंटे। अब मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में 2 बज रहा हो, ठीक है, तो ये जो गुजरात है यहाँ पे तो अभी 12 ही बज रहे होंगे, क्योंकि अभी 2 घंटे बाद सूरज वहाँ पहुँचेगा। तो इस तरह से अगर मान लीजिए कोई ऑफिशियल वर्क है जो कि टाइम रख दिया गया अरुणाचल प्रदेश में 2 बजे का, तो गुजरात के लोग समझेंगे कि अभी तो 12 बज रहे हैं, तो वो गड़बड़ हो जाएगा समय से। इसीलिए हर देश ने अपना अपना एक स्टैंडर्ड टाइम बना लिया है। अब स्टैंडर्ड टाइम कैसे बनाया जाता है, तो देखिए, अपने देश के बीच से देखिए ये एक रेखा गुजर रहा है जो कि मिर्ज़ापुर से गुजरता है, जो कि इलाहाबाद के आसपास है, और इसी को स्टैंडर्ड यहाँ पे टाइम ले लिया गया, ठीक है, और इसी टाइम को पूरे देश के लिए फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो अब जो है गुजरात में भी 2 बजेगा, तो यहाँ पे भी 2 ही बजेगा, वो लोकल टाइम को नहीं लिया जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम को ले लिया जाता है। तो ये भी एक मेरिडियन है, वो मेरिडियन का डिग्री है 82.5 डिग्री, ठीक है, जिसे मैंने बताया था कि 82 डिग्री 30 मिनट्स भी इसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया हो गया, ठीक है। अब इसको रिलेट करेंगे हम लोग अगर ग्रीनविच से, तो 82 डिग्री ईस्ट है, तो इसको अगर टाइम में कन्वर्ट कीजिएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो पता ये चलेगा कि इंडिया जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटे प्लस टाइम पे रहता है, ठीक है। मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई मैच वहाँ 12 बजे हो रहा हो, तो यहाँ पे 5:30 बज रहे होंगे। पूरे पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांट दिया गया है, मतलब 15-15 डिग्री पे एक टाइम जोन बना दिया गया है, स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। उसी तरीके से कंट्रीज़ का होता है। अब जैसे इंडिया का बांग्लादेश से लगभग आधे घंटा का अंतर है टाइम जोन का, इस तरीके से है। उसके बाद देखिए, जैसे कि रसिया जो कंट्री है बहुत बड़ा है, वो बहुत से मेरिडियन को पार उसे करना रहता है, तो वो अगर एक टाइम रखता है तो इधर 12 बजे दिन होगा तो उधर 10 बज रहे होंगे, तो इसलिए उसने क्या किया है कि अपने टाइम जोन को डिवाइड कर लिया है, 11 टाइम जोन में रसिया ने अपने आप को बांट लिया है। इस तरह से बहुत से कंट्री हैं जो बड़े हैं, जैसे कि इंडिया में भी बात हो रही है कि 2 टाइम जोन कर दिया जाएगा, ईस्ट के लिए अलग, वेस्ट के लिए अलग, वैसे अभी बात चल रही है। ऐसे आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अब आइए क्वेश्चन आंसर करते हैं। कहता है कि व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ। तो आपका आंसर हो जाएगा, द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज डैट इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप, या कह दीजिए नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, एंड बल्ज्ड आउट इन द मिडल।
कहने का मतलब है कि ये संतरे के आकार का है, ऊपर से थोड़ा सा फ्लैटेंड है, नीचे से भी, और बीच में जो है थोड़ा सा बाहर उथला हुआ है। ठीक है। व्हाट इज अ ग्लोब, तो मैंने बताया था ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ या मिनिएचर ऑफ द अर्थ कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का 23 डिग्री हाफ होता है। आप वैसे ऐसे भी कर सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है। व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, तो वो मैंने बताया ही था, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रीज जोन। व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो उसका डेफिनेशन मैंने लिखा ही दिया है आगे। वाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, तो इसका हो जाएगा क्योंकि दिन में कम से कम साल में एक बार सूर्य जो है उसके ऊपर से गुजरता है। ठीक है, इसीलिए टॉरिड जोन जो होता है वो मैक्सिमम हीट प्राप्त करता है। वाई इज़ इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन, ये क्यों, तो बिकॉज इंडिया इज सिचुएटेड एट 82 डिग्री 30 मिनट्स या 82 डिग्री हाफ लॉन्गिट्यूड ईस्ट। ठीक है, तो ईस्ट में लोकेटेड है, इसीलिए 5.5 घंटे का अंतर होता है। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज, बोलिए, तो 0 होता है। द फ्रीज जोन लाइज नियर, तो पोल के नज़दीक होता है जहाँ पे 6 महीना गर्मी और ये होता है। और द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, तो 360 हो जाएंगे। अंटार्कटिक सर्किल इज़ लोकेटेड इन, तो अंटार्कटिका मैंने बताया कि नीचे है साउथ में, उसी तरफ अंटार्कटिक सर्किल का नाम आता है, तो वो साउथर्न हेमिस्फीयर में आपको हो जाएगा। ग्रिड इज़ अ नेटवर्क ऑफ, ये मिस कर गया था मैं, देखिए जो इंटरसेक्शन होता है, जो कहा जाता है कि द इंटरसेक्शन ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज कॉल्ड ग्रिड। तो इसी में आपका अब आंसर आ गया कि ग्रिड क्या है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के नेटवर्क है। ठीक है, आपका ये है। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, बताइए, तो 23.5 या उसे आप 23:30 मिनट्स कह दीजिए। ठीक है, और ये साउथ लिखना मत भूलिएगा। ठीक है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, अभी तो बताया, 82 डिग्री 30 या 82.5 डिग्री। ठीक है। द जीरो मेरिडियन इज ऑल्सो नॉन एज द प्राइम मेरिडियन। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवार्ड्स, बोलिए, तो देखिए लॉन्गिट्यूड्स का जो होता है, अर्थ जो है बीच में बल्ज आउट है, बाहर की तरफ उथला हुआ है, तो लॉन्गिट्यूड्स जो पोल से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक मिलाया हुआ रहता है लॉन्गिट्यूड्स, तो नॉर्थ पोल पे नज़दीक हो गया एक, और साउथ पोल पे नज़दीक हो जाता है, और बीच में दूरी हो जाता है। तो वही कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेज टुवार्ड्स, तो कहाँ घटते घटते कहाँ जाता है, तो वो पोल्स की तरफ घटने लगता है। ठीक है, और एक समय ऐसा आता है जब 0 हो जाता है, तभी ना पोल में जाके मिल जाता है। द आर्कटिक सर्किल इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आर्कटिक सर्किल ऊपर है। वीडियो में 2-3 जगह एडिटिंग में मिस्टेक है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और ये जो PDF है मेरे द्वारा हाईलाइट, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा अनुरोध रहेगा कि आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ें, क्योंकि उसमें भी मैं कुछ अच्छी बातें लिख दिया करता हूँ। धन्यवाद। माँ कसम, मैं आखिरी बार फिर से कहता हूँ कि तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, नहीं तो मैं चुन चुन के एक एक से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाऊंगा।